हाय वेलकम बैक वंस अगेन इन दिस कोर्स संयम, जिसमें हम क्लास 11th के मैथमेटिक्स के सिलेबस को कवर कर रहे हैं। तो अब तक इस जर्नी में हमने चैप्टर नंबर 6 यानी कि लीनियर इनइक्वालिटीज़ तक के कॉन्सेप्ट को समझ लिया है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी हमने डिस्कस कर लिए हैं सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में। आज हमें स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो आज का जो लेक्चर होगा वो बेस्ड होगा फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग के ऊपर। हम जानेंगे कि रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन या लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड रूल ऑफ एडिशन या लॉ ऑफ एडिशन क्या होते हैं और उनके आधार पे कैसे क्वेश्चंस को हम लोग हैंडल कर सकते हैं। एक बात मैं क्लियर कर दूं कि अभी जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का जो ये 5 लेक्चर होने वाला है, इसमें बिल्कुल 11th क्लास को ही स्ट्रिक्टली ध्यान में रख के उन 5 लेक्चर्स को डिज़ाइन किया गया है। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इसमें एटलीस्ट आपको जेईई मेंस तक के लेवल के क्वेश्चंस को हैंडल करने आ जाना चाहिए। बाकी मैं अलग से क्राफ्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो सीरीज़ है उसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को लाने वाला हूं और उसमें हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को समझेंगे। तो वो प्रोजेक्ट अभी थोड़ा सा डिलेड है, तो उसको हम लोग फ्यूचर के लिए छोड़ देते हैं। तो अभी हम लोग जो इन 5 लेक्चर्स में चीज़ें कवर करने वाले हों बिल्कुल एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के आधार पे है और वो 11th क्लास के जो प्रिस्क्राइब्ड है वही है। लेट्स जंप इनटू लेक्चर नंबर 7A, जिसमें हम जानेंगे फंडामेंटल लॉ ऑफ काउंटिंग। ऑलराइट, सो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को समझने के लिए हमें जो बेसिक रूल है वो समझना चाहिए। देयर इज रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड रूल ऑफ एडिशन, जिनको कॉम्बाइनली कहा जाता है फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग। ये दो रूल्स हैं जिनको हम प्रायः यूज़ करते हैं किसी क्वेश्चन को हैंडल करने में, और खासकर अरेंजमेंट वाले प्रॉब्लम जो परम्यूटेशन वाले प्रॉब्लम कहे जाते हैं उनको फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के थ्रू भी इजीली हैंडल किया जा सकता है। तो हम देखेंगे कि यहाँ रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड रूल ऑफ एडिशन इनफैक्ट क्या है। तो रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन को समझने के लिए जो सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल लिया जाता है वही मैंने भी लिया है। देयर इज़, मान लीजिए कि 3 स्टेशंस हैं A, B एंड C, या 3 प्लेसेस हैं A एंड B एंड C। अगर आप A से C तक पहुंचना चाहते हो और A से C तक पहुंचने के लिए कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है, तो आपको पहले A से B तक जाना होगा और A से B तक जाने के लिए 3 रास्ते बनाए गए हैं, 1, 2 एंड 3। एंड सिमिलरली B से C तक जाने के लिए केवल 2 ही रास्ते हैं, 1 एंड A। तो अगर पूछा जाए कि अगर आप A पे खड़े हो और C तक आपको पहुंचना है तो आखिर में कितने तरीके हो सकते हैं, कितने रास्ते हो सकते हैं जिससे कि ये काम किया जा सकता है। तो ऑब्वियसली अगर आप सिंपल तरीके से सोचोगे तो आपको कॉम्बिनेशन लेना होगा A से B तक जाने वाले रास्ते और B से C तक जाने वाले रास्तों का, जिससे आपको जो रूट्स पूरे मिलेंगे A से C तक जाने के लिए वो मिलेगा 1A, 1B, 2A, 2B, 3A एंड 3B। इट्स सो ऑब्वियस। लेकिन हम इसको ऐसे भी तो सोच सकते हैं कि द नंबर ऑफ वेज टू गो फ्रॉम A टू B इज 3 एक्चुअली, बिकॉज 3 तरीके हैं यहाँ पे। एंड द नंबर ऑफ वेज टू गो फ्रॉम B टू C वो है 2। तो हम दोनों के नंबर ऑफ वेज को मल्टीप्लाई करके द नंबर ऑफ वेज टू गो फ्रॉम A टू C का टोटल वेज फाइंड कर रहे हैं, दैट इज 6। आप इसको ऐसे समझिए कि एक पूरा काम आपको दिया गया है, दैट इज अ टोटल वर्क, और उस वर्क को करने के 2 टास्क हैं, टास्क 1 एंड टास्क 2। और वो वर्क पूरा कंप्लीट नहीं होगा जब तक ये दोनों टास्क कंप्लीट ना हो। मतलब उस वर्क को करने के लिए टास्क 1 का भी होना ज़रूरी है और टास्क 2 का भी होना ज़रूरी है। अगर दोनों होंगे तभी ये वर्क पूरा कंप्लीट होगा। तो ऐसे केसेस में जब टास्क 1 एंड, यहाँ पे बीच में कॉन्सेप्ट है एंड, टास्क 2 इन दोनों का होना जरूरी हो, तो उस केस में द नंबर ऑफ वेज टू डू द वर्क इज व्हाट, द नंबर ऑफ वेज टू डू द टास्क 1 टाइम्स द नंबर ऑफ वेज टू डू द टास्क 2। तो उसमें क्या करेंगे, इसके तरीके मान लीजिए कि m है और इसके तरीके मान लीजिए कि n है, तो क्या हो जाएगा वो m टाइम्स n। ये है रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ आपको ध्यान देना है कि यहाँ बीच में जो कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है वो है एंड का।
टास्क 1 को भी करना जरूरी है एंड टास्क 2 को भी करना जरूरी है, तभी जाके टोटल वर्क कंप्लीट होगा। तो रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन में यही है, मैं सीधे बोल देता हूँ फिर से, द नंबर ऑफ वेज टू डू द कंप्लीट वर्क इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वेज टू डू द टास्क 1 टाइम्स नंबर ऑफ वेज टू डू द टास्क 2। और इसको हम 2 से अधिक टास्क के ऊपर भी एक्सटेंड कर सकते हैं। मान लीजिए कि टोटल वर्क कंप्लीट होगा बहुत सारे टास्क को कंप्लीट करने के बाद, तो उन सभी टास्क के नंबर ऑफ वेज को मल्टीप्लाई करके ही टोटल नंबर ऑफ वेज निकाला जा सकता है उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए। बाकी एक काम की बात आगे बढ़ने से पहले, ये जो आपको दिख रहा है पिक्चर जो मैंने जहाँ से लिया है वो मेरे ही बनाए गए एक नोट्स से मैंने लिया है। तो उस नोट के PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन के ऊपर और भी पूरा स्टेटमेंट और थ्योरम वगैरह मिल जाएगा आपको वहाँ से। तो बढ़ते हैं आगे, अब आते हैं रूल्स और रूल ऑफ एडिशन। तो रूल ऑफ एडिशन को भी समझना इजी है। मान लीजिए कि आप एक कमरे में बंद हैं और उस कमरे में 5 दरवाजे हैं। सपोज कीजिए कि 1 2 3 नंबर 1 2 एंड 3 ये 3 दरवाजे नॉर्थ की तरफ साइड में हैं और ये जो A और B है ये 2 दरवाजे साउथ के साइड में हैं। तो अगर आप इसको केस वाइज समझोगे कि मान लीजिए आपको बाहर आना है तो आप कितने तरीके से बाहर आ सकते हो, तो कॉमन सेंस तो यही कहता है ना कि हम बाहर 5 तरीके से आ सकते हैं क्योंकि 5 दरवाजे हैं। लेकिन ज़रा इसको थोड़ा मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने का प्रयास करते हैं, एक मैथमेटिशियन की तरह सोचने शुरू करते हैं। मान लीजिए कि आप नॉर्थ साइड से आना चाहोगे तो उसके लिए 3 तरीके हैं, और अगर साउथ साइड से आना चाहोगे तो 2 तरीके हैं। तो यहाँ पे जो टोटल वर्क है, यानी कि पूरा जो काम है, आपका उद्देश्य है कमरे से बाहर आना, वो वर्क क्या है, कमरे से बाहर आना। ऑब्वियसली इसको करने के 2 टास्क हो सकते हैं। टास्क 1 कि आप नॉर्थ से बाहर आओ, और टास्क 2 तो आप साउथ से बाहर आओ, इन दोनों में से कोई एक। और बीच में क्या छुपा हुआ है, और इसमें से कोई भी टास्क अगर करोगे तो पूरा वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि नॉर्थ से बाहर आके फिर आपको साउथ से ही बाहर आना पड़ेगा, ऑफ कोर्स नॉट। जैसा कि प्रीवियस रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन में जो एग्जांपल लिया था उसमें दोनों टास्क करने जरूरी थे, तो वहाँ एंड था। यहाँ दोनों में से कोई एक टास्क कंप्लीट होगा तो वर्क कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ और है, इसलिए यहाँ पे हमें नंबर ऑफ वेज ऑफ टास्क 1 एंड नंबर ऑफ वेज ऑफ टास्क 2 को ऐड करना पड़ेगा। तो इस वजह से यहाँ पे नंबर ऑफ टास्क 1 था 3, नंबर ऑफ टास्क था 2, और इन दोनों को ऐड करके आप यहाँ भी पा रहे हो कि 3 and 2 is 5, and so the number of ways to come out from the hall is 5, जो कि टोटल वर्क है। तो आपने यहाँ पे 2 रूल समझा, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड रूल ऑफ एडिशन। रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन तब अप्लाई करेंगे जब बीच में एंड हो। तो इफ़ वी हैव एंड तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड इफ़ वी हैव और तो हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। अब इन्हीं दोनों बेसिक रूल को अप्लाई करके हम क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि आप जब क्वेश्चंस को हैंडल करना सीखोगे ना, तो उस क्रम में आप रियलाइज ही नहीं करोगे कि हम रूल ऑफ एडिशन और रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये हमेशा चाहूँगा, एक अच्छे स्टूडेंट की तरह आप कोशिश कीजिए कि जब भी आप क्वेश्चन कीजिए तो वहाँ ये समझने का प्रयास कीजिए कि हम कहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई कर रहे हैं और कहाँ पे एडिशन का रूल अप्लाई कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहूँ तो रूल ऑफ एडिशन और रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन इतना इंट्यूटिव होता है कि इसको अलग से ना भी बताया जाए तब भी स्टूडेंट्स आसानी से समझ सकते हैं कि कहाँ पे हमें एडिशन और कहाँ पे मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करना है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज वन कैन एंटर अ हॉल हैविंग 12 गेट्स एंड एग्जिट फ्रॉम द गेट थ्रू विच ही हैज नॉट एंटर्ड। अब एक हॉल के पास 12 दरवाजे हैं और 12 दरवाजों में से वो किसी भी एक दरवाजे से जो घुसेगा उससे बाहर नहीं आएगा। तो इस पूरे क्रिया को, इस पूरे वर्क को कंप्लीट करने के कितने तरीके हो सकते हैं। मतलब वो घुसा एंड देन बाहर आया, तो एंटर एंड एग्जिट मिला के एक पूरा वर्क हुआ, तो उसको करने का क्या तरीका होगा। तो व्हाट वी हैव टू फाइंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको एक फॉर्मल तरीके से लिख के दिखाता हूँ, बाकी क्वेश्चंस में नहीं करूँगा वैसा।
लेकिन यहाँ पे तो क्या में लिख सकते हैं हम लोग, द नंबर ऑफ वेज टू एंटर। सो एंटर करने के कितने तरीके हो सकते हैं, क्योंकि 12 गेट से तो 12 में से कोई भी गेट वो चूज कर सकता है। उसके बाद द नंबर ऑफ वेज टू एग्जिट, नंबर ऑफ वेज टू एग्जिट इज व्हाट, 11। वाई सो, बिकॉज एक गेट जिससे वो उसने एंटर किया होगा उसको वो नहीं चूज करेगा एग्जिट करने के लिए। अब जरा इसमें प्रयास कीजिए ये समझने का कि आखिर में हम कौन सा रूल अप्लाई करने वाले हैं। हमारा टोटल काम क्या है, नंबर ऑफ वेज टू एंटर एंड एग्जिट। मेन तो ये हो रहा है ना, एंड इनफैक्ट हम क्या कह सकते हैं कि वो कितने तरीके से वो अपना काम पूरा कर सकता है। तो क्या हो रहा है, एंटर एंड एग्जिट जो 2 टास्क से बना हुआ एक कंप्लीट वर्क है, उसमें पहले टास्क को कंप्लीट करने का तरीका 12 है एंड दूसरे टास्क को कंप्लीट करने का तरीका 11 है। और इसमें से अगर एक भी टास्क छूट जाएगा तो टोटल वर्क कंप्लीट नहीं होगा। ऐसा थोड़ी कि वो पहले घुस जाएगा और घुस के ही वो एंटर वाला भी एग्जिट वाला भी काम कर ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में आपको इन दोनों टास्क के नंबर ऑफ वेज को क्या करना चाहिए, एग्जैक्टली मल्टीप्लाई करना चाहिए, बिकॉज एग्जिट एंड एंटर या फिर एंटर एंड एग्जिट दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तो इस वजह से क्या लिखेंगे हम लोग, 12 × 11, और ये ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है कैलकुलेट करना, दैट इज 132। रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का जो सबसे बेस्ट यूज होता है वो डिजिट्स से नंबर बनाने वाले क्वेश्चंस में ज़्यादा होता है। हालांकि हम उसको समझ नहीं पाते कि वहाँ रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज हो रहा है। सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड वेदर दिस मल्टीप्लिकेशन rule is actually applied or not. So see here, question है, how many 4-digit numbers can be formed with the digits 1 2 3 4 5 if repetition of digit is allowed and repetition of digit is not allowed। 2 केसेस हैं, तो बारी बारी से समझते हैं और इनको आप लोग ध्यान से समझिएगा। 4-digit नंबर बनाना है तो सबसे बेस्ट तरीका होता है ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए कि आप इसको एक पिक्चोरियल फॉर्म दीजिए सॉल्यूशन को, और उसको समझने के लिए आप वो 4-digit प्लेसेस को ऐसे दर्शा दीजिए 4 बॉक्सेस से। इससे फ़ायदा क्या होगा कि हम अब इजीली पहचान पाएंगे कि कहाँ यूनिट प्लेस है, कहाँ टेंस प्लेस है एंड सो ऑन। अब हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है इन 5 नंबर्स जो गिवन है उनसे, और पहले केस में कहा है रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि आप 5 को 4 बार यूज करोगे तब भी तो एक नंबर बनेगा ना, और इसका एक सेंस है कि ये 5555 है। इसलिए जब रिपीट होगा डिजिट्स तब भी कोई एक सेंसिबल नंबर बन सकता है। तो अगर आपके पास ये 4 डिजिट का कोई नंबर रिप्रेजेंट करने वाला बॉक्स है, इसका मतलब अगर हम 1000 प्लेस से शुरू करें तो इनकी जगह पे, इसकी जगह पे आप कितने तरीके से नंबर्स फिल कर सकते हो। आप इन 5 में से कोई भी नंबर यहाँ फिल कर सकते हैं, बिकॉज जब 4 डिजिट का बनाना है तो यहाँ पे कोई ना कोई नंबर जब फिल होगा तो 1000 प्लस तो फिल हो ही जाएगा। तो इस बॉक्स को फिल करने का तरीका कितना हुआ, 5 वेज। तो मैं यहाँ पे पहले वेज लिखता हूँ समझने के लिए कि हम इस बॉक्स को फिल करने के लिए 5 तरीके अप्लाई कर रहे हैं। और चूंकि डिजिट रिपीट हो सकता है तो इस बॉक्स को भी, यानी कि 100th प्लेस को भी फिल करने के कितने तरीके होंगे, ये भी होगा कितना, 5 वेज। एंड सिमिलरली द 10th प्लेस कैन बी ऑल्सो फिल्ड इन द सेम वे, दिस 5 वेज। एंड फाइनली जो यूनिट प्लेस होगा इसको भी फिल करने का तरीका 5 ही होगा। अब बात आती है कि हमें इन सभी के फिल करने के अलग अलग तरीके पता हैं। अब आप यहाँ अंदाज़ा लगा सकते हो कि हम कौन सा रूल अप्लाई करने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन या एडिशन। ऑफ कोर्स मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज अगर कोई भी डब्बा आप नहीं करोगे तब तो पूरा काम नहीं होगा। और यहाँ पे बीच में क्या छुपा हुआ है, एंड छुपा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखो तो कि आपको इन सभी प्लेसेस को फिल करना जरूरी है। दिस प्लेस एंड दिस प्लेस एंड दिस प्लेस एंड दिस प्लेस, if filled then only the 4-digit number can be constructed। और इस वजह से इन सभी नंबर और वेज को क्या करना पड़ेगा,
इन सभी टास्क्स के वेज को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो वी विल गेट 5 times 5 times 5 times 5 and of course what we get 5 to the power 4 ways. यानी कि हम कह सकते हैं कि इतने नंबर्स बन सकते हैं इन पांचों डिजिट्स को यूज करके 4 डिजिट के नंबर बनाए जाए तो, और रिपीटेशन अलाउड हो उस केस में. दूसरा केस है रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड. तो जब रिपीटेशन नहीं होगा तो उस केस में भी वैसा ही हम कुछ करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा केयरफुल होके. अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो जो पहला हमने 1000 प्लेस लिया था उसको फिल करने के हम 5 वे ले सकते हैं. लेकिन चूंकि अब इसमें से इन पांचों डिजिट्स में से कोई एक यहाँ पे फिल हो गया होगा तो अब उसको तो फिल यहाँ नहीं किया सकता. इस वजह से इसको फिल करने की जो संख्या होगी डिजिट्स की वो घट जाएगी 1 से, दैट इज 4 वेज हो जाएगा. इसका मिल जाएगा हमें 3 वेज एंड फाइनली इसका मिल जाएगा 2 वेज. एंड अगेन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई देम. तो ये हो जाएगा क्या, 5 into 4 into 3 into 2 and I can multiply this thing at least. तो ये हो जाएगा कितना, 120. तो 120 ऐसे नंबर्स बनेंगे इस 1 2 3 4 5 को यूज करके 4 डिजिट वाले, जिसमें डिजिट्स का रिपीटेशन अलाउड नहीं है. बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे. ओके, सो इस क्वेश्चन में है हाउ मेनी 4 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 1 2 3 4 if the repetition of digit is allowed, repetition of digit is not allowed. So the first है, तो फिर से हम यहाँ पे 4 डिजिट का नंबर बनाने वाले हैं तो 4 बॉक्सेस बनाएंगे. एंड यहाँ पूछा गया कि इवन नंबर्स, इवन नंबर्स हम कैसे निकालते हैं, कैसे पहचानते हैं इनफैक्ट कि इवन नंबर कौन होता है. ऑब्वियसली हमें जो लास्ट प्लेस पे नंबर चाहिए, यूनिट प्लेस पे जो नंबर चाहिए वो इवन हो, यानी कि 2 and 4 हो. तो वो डिजिट जो होगा वो 2 या 4 में से कोई हो सकता है. 2 और 4 क्यों, बिकॉज यहाँ पे 2 और 4 ही दिख रहा है केवल. यानी कि इस स्थान के लिए एक रिस्ट्रिक्शन है. तो सबसे पहले उसी स्थान के बारे में हम नंबर ऑफ वेज फाइंड करेंगे जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन आपको पहले दिखता हो. तो यहाँ पे चूंकि 2 और 4 आ सकता है तो हम यहाँ लिख देंगे 2 और 4. ध्यान रहे कि यहाँ जो मैं लिख रहा हूँ इसका मतलब है कि इस यूनिट प्लेस के ये प्लेस होल्डर्स हैं 2 and 4, लेकिन इसको फिल करने का तरीका एरो से यहाँ मैं नीचे लिख रहा हूँ. तो ये हो जाए कितना, 2 वेज. अब जब यूनिट प्लेस पे 2 और 4 में से कोई एक चला गया, और चूंकि फर्स्ट केस में कहा गया कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, सो अगेन वी कैन यूज देम इन अदर रिमेनिंग 3 प्लेसेस. तो जो अब इस स्थान को भरने का तरीका होगा वो इन चारों में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड. तो ये हो जाएगा 4 वेज. Again, this can be done with the 4 ways and this can be done with the 4 ways. And so what we are getting in total? So total number of ways to find out such digits, such numbers, this will be what, 4 into 4 into 4 into 2. So 4 to the power 3 into 2, and so I think this will be 128. अगले पार्ट में पूछा गया रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, सेम थिंग. तो आप होशियार हो चुके हो. ये हो जाएगा 2 और 4 में से कोई एक, तो इसको फिल करने का 2 वेज. अब यहाँ पे एक थोड़ा सा आप ध्यान दोगे कि इनमें से कोई एक यहाँ पे चला जा चुका है. तो अब हमारे पास जो डिजिट्स टोटल 4 थी उनमें से कोई एक ही जाएगा. इसको तो दर्शाने का तरीका है कि 2 और 4 में से कोई एक जाएगा. तो इसलिए यहाँ पे दोनों में से कोई एक गया होगा. उस केस में जो दूसरा वाला होगा वो तो खाली रहेगा. दैट मीन्स इसको फिल करने के तरीके हो सकते हैं 3, इसको फिल करने के तरीके होंगे 2, और इसको फिल करने का तरीका होगा 1. एंड नाउ दिस विल बी 1 into 2 into 3 into 2, and so this will be 12. Alright. तो ये जो मैं बता रहा हूँ इसमें आपको मैं कहीं से भी कुछ लिख के नहीं दिखा रहा हूँ. उसके लिए आप वो जो नोट्स डाउनलोड करोगे वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किए हैं, तो उसका सोल्यूशन कैसे लिखा जाएगा उसको आप वहाँ पढ़ सकते हो. बाकी आगे की वीडियोस में कोई क्वेश्चन मैं हैंडल करूँगा तो उस केस में मैं समझा दूंगा कि उसको लिखें कैसे, और मैं लिख के दिखा भी दूंगा. इनफैक्ट मैं लिख के रखूँगा और समझा दूंगा कि कैसे लिखना है. एनीवेज, आप यहाँ पे पहले कॉन्सेप्ट समझिए कि हम कैसे क्वेश्चन को हैंडल करते हैं.
बेसिकली। अब ये जो क्वेश्चंस हैं यहाँ मैंने लिए हैं, ये सारे आपके फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं और इनको समझते हैं कि हम एनसीईआरटी के इन क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करेंगे। और बेसिक जो फंडामेंटल रूल बताया उसी पे होगा। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 अज्यूमिंग रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। तो ये क्वेश्चन आपसे आसानी से हो जाएगा बिकॉज 4 डिजिट पे बनाया है मैंने और यही सारे नंबर्स हैं। यहाँ पे केवल 3 डिजिट पे पूछा गया है तो आपको केवल एक बक्सा कम कर देना है और वैसे सोचना है, तो ये आप इजीली हैंडल कर लोगे। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड अगेन। इट्स द सेम थिंग, आपको इवन नंबर बनाना है और 3 डिजिट का ही बनाना है। तो इस प्लेस को भरने के लिए यहाँ से क्या क्या मिलेगा, 2 4 एंड 6। सो वी कैन राइट 2 और 4 और 6। दैट मीन्स इसको फिल करने के कितने तरीके होंगे, 3। और चूंकि यहाँ पे 6 डिजिट्स हैं तो इसको फिल करने का तरीका होगा 6 और इसको फिल करने का तरीका होगा 6, क्योंकि डिजिट्स का रिपीटेशन अलाउड है। तो कितना हो जाना चाहिए, हो जाएगा 108। हाउ मेनी 4 लेटर्स कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। इंग्लिश लेटर के पहले के 10 अल्फाबेट्स को यूज करके 4 लेटर का कोई कोड बनाना है। आजकल जैसा OTP वगैरह आप देखते हो, तो ये 4 लेटर का कोई कोड बनाना है और पहले के 10 लेटर्स को यूज़ करना है। तो ऑब्वियसली और लेटर को रिपीट नहीं करना है, तो क्या हो सकता है, 10 9 8 और 7, दैट्स इट। तो कितना हो जाएगा, 5040। तो ये 5040 नंबर ऐसे डिफरेंट कोड्स बन सकते हैं। तो अगर आप सोच के देखिए कि अगर हमारे पास केवल 10 लेटर्स ही यूज़ करके 4 डिजिट का कोड बनाना हुआ तो 5040 होंगे। तो कोड को ब्रेक करने के लिए 5040 अटैम्प्ट्स करने पड़ेंगे। इन द सिमिलर वे अगर हम कोई 5 डिजिट का कोड बनाते हैं या फिर 5 डिजिट से ऊपर का कोड बनाते हैं और हमारे पास चूज़ करने के लिए 9 डिजिट्स हैं और रिपीटेशन कैन बी अलाउड अगेन, आप सोच के देखिए कि ऐसे कितने कोड्स बन सकते हैं और उनको क्रैक करना कितना मुश्किल होगा। एनीवेज, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9 इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विद 67 एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस। तो यहाँ पे एक टेलीफोन नंबर बनाना है जिसमें 6 7 पहले के 2 डिजिट होने चाहिए और बनाने कितने 5 डिजिट के। तो बाकी की जो 3 डिजिट हैं उनको हम 0 से 9 तक के डिजिट से लेंगे, लेकिन 6 और 7 यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज एक डिजिट एक ही बार यूज़ होगा। तो बाकी की जो 3 प्लेसेस हैं उनको फिल करने के लिए हमारे पास 8 ही डिजिट बचे, क्योंकि 0 से 9 तक 10 डिजिट हैं जिसमें से 2 पहले से एग्जॉस्ट हो चुके हैं। तो इसको फिल करने का कितना तरीका होगा, 8, इसको फिल करने का 7 और इसको फिल करने का 6, एंड यू कैन मल्टीप्लाई देम इजली एंड दैट्स इट। A coin is tossed 3 times and the outcomes are recorded. How many possible outcomes are there? एक कॉइन को 3 बार फेंका गया है और आउटकम्स को रिकॉर्ड किया गया कि हेड आया या टेल आया। How many possible outcomes are there? अगर आपने प्रोबेबिलिटी को पढ़ा होगा जूनियर क्लास में और ऐसे क्वेश्चंस को इनकाउंटर किया होगा तो आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे, लेकिन उसी मेथड से जैसा आपने पहले किया है। इसको हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन से कैसे करेंगे, हमें यहाँ ध्यान देना है कि ये नहीं पूछा कि कौन कौन से आउटकम आएंगे, हमसे ये केवल पूछा गया है कि आउटकम्स की संख्या कितनी होगी। तो आप सोच के देखिए कि जो आउटकम्स आने हैं वो कैसे आने हैं। कैसे का मतलब कि हम चूंकि क्वाइन को 3 बार फेंक रहे हैं तो इनफैक्ट क्वाइन पहले प्लेस पे क्या शो करेगा, दैट मीन्स पहले थ्रो पे क्या शो करेगा, दूसरे थ्रो पे क्या शो करेगा एंड तीसरे थ्रो पे क्या शो करेगा, इन बातों पे डिपेंड करता है। तो पहले थ्रो पे शो करने के लिए 2 ही आउटकम्स हो सकते हैं, हेड या टेल। दूसरे पे भी 2 ही आउटकम हो सकते हैं और तीसरे थ्रो पे भी 2 ही आउटकम हो सकते हैं। और ये जब ये तीनों थ्रोज अगर जब तक पूरे ना किए जाएं तब तक ये 3 टॉस का पूरा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं होगा।
यानी कि टास्क 1, टास्क 2 एंड टास्क 3 तीनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो हमें इनके इंडिविजुअल नंबर ऑफ वेज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए आंसर आएगा 8। एंड आपको ये पता भी है कि अगर हम इन तीनों को HST, TTH एंड सो ऑन इस तरीके से सबको बारी बारी से लिखें तो हमें टोटल नंबर ऑफ वेज यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इस केस में मिलेगा 8। अगला क्वेश्चन है, गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। आप यहाँ देखिए कि 5 फ्लैग्स हैं और कुछ सिग्नल का निर्माण हो रहा है। सिग्नल को बनाने के लिए एक के ऊपर दूसरे फ्लैग को रख के कोई सिग्नल तैयार किया जा रहा है। 5 कलर के फ्लैग हैं, तो पहला मान लो कि ऐसा कोई कलर का है, दूसरा ऐसे, तो ऐसे एक सिग्नल बनेगा। हो सकता है कोई एक कोड वर्ड में बातें हो, सिग्नल, इस सिग्नल का कोई अपना एक मतलब हो। तो पहले प्लेस पे यानी कि ऊपर कितने तरीके से फ्लैग आप सजा सकते हो, 5 में से कोई एक, 5 वेज, और दूसरे नीचे वाले प्लेस पे कितने फ्लैग डाल सकते हो, 4 वेज, क्योंकि जो आप यहाँ यूज करोगे उसको यहाँ यूज कैसे कर सकते हो, 5 ही फ्लैग तो हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 4 दैट्स 20, क्योंकि दोनों को करना आवश्यक है, तभी जाके वो एक सिग्नल कंप्लीट हो पाएगा। एंड दैट्स इट। तो ये एक्सरसाइज बहुत इजी था, आपने इसको कर भी लिया होगा, बट एज अ फॉर्मेलिटी मुझे करना आवश्यक था इसके लिए। एनीवेज, तो अब आते हैं इस क्वेश्चन पे जो कि जेईई मेंस का पूछा गया क्वेश्चन है। पूछा गया, द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 4321 दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4 5, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमसे पूछा गया कि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 4321। तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 4321 का मतलब ये हुआ कि 4321 के बाद के नंबर्स को ही आपको यहाँ लिखना होगा, जैसे 4322, 4323 एंड सो ऑन। तो पहले केस में हम क्या करते हैं, ये केस 1 ले लेते हैं, जब पहले के 3 डिजिट्स हमारे पास हों, ये 4, 3 और 2। तो अगर 4, 3 और 2 को मैंने फिक्स कर लिया तो इन सारे डिजिट्स को हम चेंज करते जाएंगे, यूनिट प्लेस के डिजिट को, और उससे जो जनरेटेड नंबर्स आएंगे उनको देखेंगे कि वो 4321 से ज़्यादा हैं कि नहीं। तो इसको करने के लिए आप सीधे समझ सकते हो कि यहाँ पे 0 और 1 के अलावा बाकी कुछ भी जा सकता है, 2, 3, 4, 5 में से कुछ भी जाएगा। तो यहाँ पे वो काम पूरा हो जाएगा कि हम 4321 से ज़्यादा नंबर्स पाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सेप्ट 0 और 1। तो इसको फिल करने के कितने तरीके हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कि 2, 3, 4, 5 दैट इज 4। इसलिए जो पहला केस हुआ जिसमें पहले के 3 डिजिट्स उस नंबर के 4, 3, 2 हैं, तो केवल ऐसे 4 ही नंबर्स बनेंगे जो कि आप 4321 से ऊपर के पा सकते हो। केस 2 आप इसी तरीके से सोच सकते हो। अब हम क्या कर सकते हैं कि फिर से 4 डिजिट का बॉक्स बनाएंगे, और अब मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले के 2 डिजिट फिक्स कर रहा हूँ। अब ध्यान दीजिए कि इस केस में यहाँ 2 तो जा नहीं सकता, बिकॉज 2 वाला केस हमने पहले ही ले लिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 के अलावा वो सारे नंबर्स आएंगे जो 4321 से ज़्यादा नंबर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ क्या क्या आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है और 5 आ सकता है। बिकॉज अगर 1 आएगा तो वो फिर से 4321 से कम हो जाएगा, और 2 का केस तो पहले बना ही जा चुका है। और जैसे ही 3, 4, 5 में से कोई एक यहाँ पे आया तो इस केस में इसकी संख्या कितनी होगी, 3 वेज। और ये तो पहले से ही 1 वे और 1 वे लेके रखे हैं, यहाँ भी और इधर भी। और अब यहाँ पे इन तीनों में से कोई आएगा तो यहाँ कुछ भी आ सकता है, इनफैक्ट 0 भी जा सकता है। तो अगर यहाँ पे 0 भी जा सकता है तो कितने, और रिपीटेशन तो अलाउड है ही, तो इनमें से कोई भी जाएगा तो कितने तरीके से हो सकता है, दैट इज 6 वेज। और ये क्या हो सकता है, 18। तो ये दूसरे केस के लिए जब हमने फर्स्ट 2 डिजिट्स को फिक्स किया, 18 नंबर ऑफ वेज मिले। केस 3 ले लेते हैं, जब हम क्या कर सकते हैं, पहले केस को फिक्स करेंगे।
पहले प्लेस पे अगर हमने 4 को फिक्स किया तो इस केस में अब यहाँ पर 3 तो नहीं आ सकता, क्योंकि 3 वाला केस हमने पहले ही कंसिडर कर लिया है। तो यहाँ पे क्या आ सकता है, दैट इज़ हम देख सकते हैं 4 और 5। अब जब 4 और 5 यहाँ पे जाएगा तो बाकियों की जगह पे कुछ भी आ सकता है। दैट मीन्स इसको फिल करने के 6 तरीके, इसको फिल करने के 6 तरीके, इसको फिल करने के 2 तरीके, और ये तो 1 होगा, इसलिए कितना हो जाएगा 24। और फाइनली हम केस 4 भी कर सकते हैं। और आप यहाँ ध्यान दें कि अभी तक जो हमने नंबर बनाए हैं उसमें फर्स्ट प्लेस पे केवल 4 ही था, लेकिन अगर फर्स्ट प्लेस पे 5 भी आ जाए तब भी हमारा काम होगा। यानी कि हम इसको फिक्स कर देंगे 5 और बाकी इनकी जगह पे क्या हो सकता है 6, 6 एंड 6। सो दैट विल गिव यू 216। अब हम क्या करेंगे, इन चारों को ऐड करेंगे। सो टोटल नंबर ऑफ वेज होगा, वो होगा 4 + 18, 18 4 22 और 24। आई थिंक ये नहीं आ रहा इसमें से। ओके, मुझे लगता है मैंने कुछ कर दिया। यस, हियर एक्चुअली द मिस्टेक इज दैट इट शुड बी रॉन्ग कैलकुलेशन, दिस शुड बी 72। तो जब इन तीनों को ऐड करोगे सो यू विल गेट व्हाट, चारों को ऐड करोगे इनफैक्ट ये मिलेगा 310, एंड सो द आंसर इज सी। दैट्स इट। Alright, so this was lecture number 7A. In next lecture we are going to cover factorials, और उसमें हम ये समझेंगे कि NPR सिंबल का क्या मीनिंग है, NCR सिंबल का मीनिंग क्या है, एंड खासकर 0 फैक्टोरियल 1 कैसे होता है। तो इन सभी चीज़ों को कवर किया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 7B। So till then, take care and keep doing mathematics with संयम। Thanks.